प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि हम एक पदार्थ को जो किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। पदार्थ जो है वो दो तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तो भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। अगर भौतिक गुणों के आधार पर अगर हम बात करें तो ठोस, द्रव और गैस, तीन तरह के पदार्थ को जो तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। और ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम चैप्टर 1 में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात आती है रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर जो है पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। तो मिश्रण के बारे में जो है हम अभी तक जो पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि मिश्रण क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है। ठीक, तो उसमें मुझे ज़्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पार्ट हम अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। अब बात आती है शुद्ध पदार्थ की। तो शुद्ध पदार्थ में जो है आगे फिर दो टाइप्स आ जाती है, तत्व और यौगिक, जिसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में दे चुका हूँ, लेकिन अब आपको दोबारा से ये चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल से करवाऊंगा। और फिर हम देखेंगे कि तत्व जो है वो आगे तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे एक तो कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। उन दोनों में हम अंतर को देखेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। उसके बाद मैं आपको तत्व और यौगिक के बारे में बताऊंगा और तत्व के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास दो नियम और बचते हैं, और ये नियम है शीतल अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जस्ट इसकी दो लाइनें ही आएगी, जो कि आसान सी है और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इनको भी हम साथ के साथ स्टडी कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब देखिए कि ये हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में बहुत सारे भौतिक गुण हो सकते हैं, जैसे उसका रंग है, उसका आकार, उसकी कठोरता, उसका घनत्व, बहाव, द्रवनांक, क्वथनांक। अब देखिए कि ये इस तरह से पदार्थ के अंदर इस तरह के बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं। ठीक, और एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के इन भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाए, क्या हो कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव आ जाए, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो यदि हम इसको सही डेफिनेशन अगर इसकी देना चाहें तो कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रंग, आकार, कठोरता, घनत्व, बहाव, द्रव्यनांक, क्वथनांक आदि भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाए, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके अलावा पदार्थ की जो अवस्था में परिवर्तन है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्थाएं जैसे कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं हम मानते हैं कि अगर पदार्थ का ठोस से द्रव में बदल जाए, द्रव से ठोस में बदल जाए, तो अवस्था में परिवर्तन भी क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन को मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कि जैसे बर्फ पिघलती है, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जैसे बर्फ जो पिघलता है तो क्या बनता है? पानी बनता है। तो इससे देखिए कि इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, सिर्फ कि इसका आकार चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर बर्फ क्या थी? ठोस अवस्था में थी, अब किस में आ गई? द्रव अवस्था में। तो यहाँ से बर्फ से पानी बनना, या इसी तरह से पानी से बर्फ बनना, यानी द्रव से ठोस बनना, यह क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। पानी को अगर आप गर्म कर दोगे तो इसकी क्या बन जाएगी? भाप बन जाएगी, वाष्प बन जाएंगे। वाष्प को अगर वापस ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो पानी से वाष्प बनना है, वाष्प से पानी बनना, ये भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है।
आपके पास एक कागज है, कागज को आपने काट के 2 टुकड़े कर दिए, तो ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। एक कपड़ा है, उसकी सिलाई करके आपने कमीज बना दी, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो अब देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यहाँ नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ नए गुणों के साथ बनता है, नया पदार्थ नए गुणों के साथ बनता है। ठीक, उदाहरण के लिए दूध से दही बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि दूध से जब दही बनता है तो देखिए एक नया पदार्थ बन गया। अब सोच के देखिए, क्या दही के गुण दूध में मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि दही तो एकदम से खट्टा होता है। ठीक है, दूध में हल्की सी मिठास होती है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि दही एकदम से नया पदार्थ जो है वो बन जाता है। इसी तरह से अगर कागज का जलना, अगर आप देखोगे जब भी हम कागज जला देते हैं तो यहाँ से कुछ गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस निकलेगी, कागज की जल करके राख हो जाएगी। तो जो भी आगे प्रोडक्ट बनेंगे, चाहे वो गैस बन रही है चाहे वो राख बन रही है, उसमें कागज वाला कोई गुण नहीं है, यानी एकदम से एक नया पदार्थ बन गया। इस तरह से वो परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नए गुणों के साथ बनता है, या हम ये कहेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाए, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो देखिए, जो चीज मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वो मैंने नोट्स में भी लिख दी आपकी आसानी के लिए, और आप ये नोट्स जो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण लेते हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कुछ बर्फ है, उसका टेम्परेचर हमने थोड़ा सा हाई कर दिया, तो वो किस में बदल गया? पानी में बदल गया। तो अब सोच के देखिए, क्या पानी से वापस बर्फ बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है। अगर पानी को हम ठंडा कर दे तो बर्फ बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि बर्फ से हमने पानी बना दिया, पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं, यानी जो चेंज हमने आगे की दिशा में किया वो चेंज वापस हो सकता है। तो ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन जो है वो मोस्टली उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण देखिए कि दूध से दही बनाया हमने, ठीक, नया पदार्थ नए गुणों के साथ बन गया, क्या वापिस दही से दूध बन सकता है? नहीं बनेगा। तो ऐसा परिवर्तन जो है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जो अधिकतर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। अब कुछ एक केसेस जो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जहां पर रासायनिक परिवर्तन भी जो है, केमिकल रिएक्शन भी जो है वो रिवर्सिबल होती है। अगर इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो ये रिवर्सिबल चेंज है और ये इरिवर्सिबल है। ठीक, तो पहला अंतर तो यहाँ पर ये हो गया कि भौतिक परिवर्तन जो हो उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, और जबकि रासायनिक परिवर्तन जो हो अधिकतर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब जैसे मान लीजिए बर्फ से पानी बना है तो वो पानी, पहले भी पानी था बाद में पानी बना, या इसके हम वाष्प बना देते हैं तो भी पानी रहेगा वो, यानी कोई नया पदार्थ तो नहीं है, सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ नए गुणों के साथ बनता है।
अब जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो कम मात्रा में उसमें ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा या तो ली जाती है निकलती है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा ली जाती है या दी जाती है उसकी मात्रा कम होती है, कम मात्रा में, चाहे तो वो उसमें ऊर्जा ले ले, प्रकाश ऊर्जा ले ले, ठीक, कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि यहाँ पर काफी मात्रा में जो है वो उसमें ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा जो है निकलती है या ली जाती है। जैसे लकड़ी का जलना है, जब लकड़ी जलती है तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर काफी मात्रा में ऊर्जा जो है वो निकलती है, ठीक। तो मुख्य रूप से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में 3 अंतर थे और ये अंतर बताने का मकसद ये था कि आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि ये क्या होता है। और आप ये तीनों जो अंतर मैंने बताए हैं नोट्स में से भी रीड कर सकते हैं। ये है अधिकतर, यहाँ पर लिख देना बस, ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि तत्व क्या होते हैं। अब हम तत्वों की बात करें तो तत्व जो है ये सरलतम शुद्ध पदार्थ है, सरलतम शुद्ध पदार्थ है। सरलतम इसको मैंने क्यों कहा है, क्योंकि इनको और ज्यादा साधारण पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक। और न ही हमें ऐसी कोई भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया का अभी तक नॉलेज है जिससे कि इन पदार्थों को बनाया जा सके या साधारण पदार्थों से इनको बनाया जा सके। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो न तो साधारण पदार्थों में तोड़े जा सकते हैं, ठीक, और न ही किसी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा साधारण पदार्थों से इनको बनाया जा सकता है, ठीक। ऐसे पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे लोहा है, सोडियम है, तो ये जो है तत्व के उदाहरण है। मैं आपको तत्व के बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी देता हूँ कि आपने कभी अपने बुक में या अपने साइंस रूम में या अपने क्लासरूम में इस टाइप की सारणी तो देखी होगी। इसको बोलते हैं आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में आपको जितने भी बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, हर एक बॉक्स में एक एक तत्व ही रखा हुआ है। तो हमें अभी तक 118 तत्वों का नॉलेज है जिनकी स्टडी को आसान करने के लिए हमने क्या कर दिया, इस तरह से इस सारणी में रख दिया है। अब देखिए कि तत्व जो है वो हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक ये मोटी लाइन दिखाई दे रही है ना। अब इससे लेफ्ट में जो तत्व हैं वो उनको हम कहते हैं धातु, और इससे राइट में जो है वो कहलाते हैं अधातु। और जो इसके साथ बीच में देखिए पिंक कलर में जो है ये ऐसे तत्व हैं जिसमें इन धातुओं वाले गुण भी है और अधातुओं वाले गुण भी है, ठीक। यानी इनमें इन दोनों के बीच के से गुण हैं, तो ऐसे तत्व जो है वो कहलाते हैं उपधातु। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि तत्व जो है वो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। अब धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं। अब देखिए मैं आपको इन धातुओं के गुण बताता हूँ कि इन धातुओं में कौन कौन से गुण होते हैं। एक तो धातुएं जो चमकीली होती है, ठीक। धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है। जैसे आपने देखा होगा चांदी जो है उसमें सफेद रंग की चमक होती है, सोने में पीले रंग की चमक होती है, ठीक। दूसरा है कि ये ताप यानी उष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई धातु है तो इसमें से विद्युत धारा भी गुजर सकती है, और अगर आप इसको एक सिरे से गर्म करोगे तो उष्मा भी दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। यानी इसके अंदर से उष्मा भी गुजर सकती है, विद्युत भी गुजर सकती है। तो हम ये कहते हैं कि ताप और उष्मा की क्या है, ये सुचालक है। और तीसरा जो गुण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इसमें तन्यता का गुण होता है। तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं को खींच करके उनके तारे बनाई जा सकती है। धातुओं की क्या बनाई जा सकती है, तारें बनाई जा सकती है। जैसे आपने लोहे की तार देखी होगी, तांबे की तार देखी होगी, तो इसी तरह से आपने एल्यूमिनियम की तार भी देखी होगी।
तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई धातु का पीस है तो उसको खींच करके आप इसके क्या बना सकते हो, तार बना सकते हो। और धातुओं का यही गुण जो है क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। तो हम ये कहते हैं कि धातुएं जो तन्य होती है। ठीक। और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तन्यता क्या होती है, कि धातुओं को खींच करके उनकी तारें बनाई जा सकती है। धातुओं का यही गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। चौथा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, मेलेबिलिटी। आघात वर्ध्यता का मतलब है कि अगर आपके पास कोई धातु का पीस है तो आप उसको गर्म करके पीटोगे ना, तो इसकी प्लेट्स बन जाएगी, चादरें बन जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि धातुओं को पीट पीट करके उनकी चादर बनाई जा सकती है। ठीक। और धातुओं का यही गुण जो है क्या कहलाता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। और पांचवा गुण है इसका धावनिक। धावनिक का मतलब है कि धातुएं धावनिक होती है, मतलब कि जब आप इनको पीटोगे तो इनमें से ध्वनि उत्पन्न होगी, आवाज आएगी। इसलिए जैसे स्कूल की जो बेल होती है उसमें हम लोहे या तांबे का पीस लेते हैं और उसकी जो पिटाई करते हैं तो वहां से ध्वनि निकलती है। ठीक। ये धातुओं के धावनिक गुण की वजह से हम स्कूल में जो बेल लगाते हैं वो किसकी होती है, धातु की बनी हुई होती है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि धातु क्या होती है, तो हमें ये कहेंगे कि ऐसे तत्व जिसमें ये गुण हो, निम्नलिखित गुण हो, वो धातुएं कहलाती हैं। ठीक। अब इसके अलावा धातुओं की मैं एक दो बातें और बताता हूं कि अधिकतर धातुएं जो ठोस होती है, लेकिन पारा कहाँ है, मरकरी का Hg होता है सिंबल, ये रहा इधर। पारा एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में होती है, बाकी सभी ठोस अवस्था में होती है। और यहाँ पर देखिए कि सोडियम और पोटासियम ऐसी धातुएं हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट है, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है। अब अगर हम अधातुओं के गुण की बात करें तो अधातुओं के गुण जो है, आप यहीं से जैसे आपको एक बार धातुओं के गुण याद होंगे ना, तो इनसे लगभग रिवर्स ही होते हैं गुण, कि इनमें धात्विक चमक नहीं होती। धातुएं तो चमकीली होती है, अधातुओं में वो चमक नहीं होती। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातुएं क्या होती है, सुचालक की जगह कुचालक होती है। ये तन्य भी नहीं होती, आघातवर्ध्य भी नहीं होती। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अधातुओं की बात कर रहा हूं। ठीक। इनसे अपोजिट लिख दो। ठीक। और इसमें सामान्य ताप पर जो है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलती है। तो अधातुओं के जो गुण मैंने आपको बताए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे तत्व जो निम्नलिखित गुण जो प्रदर्शित करते हैं सामान्य तौर पे, उनको हम अधातु कहते हैं। कि विभिन्न रंगों की होती है, ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण, आघातवर्धक नहीं होती। ठीक। अब हम बात करते हैं उपधातुओं की, जो बीच में आपको ये पिंक कलर से दिखाए हुए होते हैं। तो उपधातुओं की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। ठीक। यानी ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातुओं के बीच के गुण होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उपधातु या मेटलॉइड कहते हैं। अब जैसे यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अब तक हमें 100 से अधिक तत्वों का नॉलेज है। यानी 100 से अधिक का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि 118 तत्वों का हमें नॉलेज है। इनमें से जो 92 तत्व हैं, अब आप ये कहोगे सर कि जो नीचे जो रखे हुए हैं ये मेटल है कि नॉन मेटल है। वास्तव में जो नीचे रखे हुए हैं वो इसी टेबल का ही एक पार्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो थोड़ा सा छोटा, इस 57 के बाद 72 आ गया सीधा ही। तो 57 के बाद 58 से लेके 71 तक यहाँ पर रख दिए हैं। और इसी तरह से 89 के बाद 104 आ गया। तो 90 से लेके 103 तक इसके बीच वाले यहाँ नीचे रख दिए। ये भी सारे हैवी मेटल्स हैं। ठीक है। तो हम बात करें तो हमें सिर्फ 92 तक जो हमारे पास तत्व हो प्राकृतिक है,
उसके बाद सारे जो है वो मानव निर्मित है। तो आप ये कहोगे सर कि जैसे अभी आपने तत्व की परिभाषा बताई, तब तो आपने ये कह दिया कि तत्व बन ही नहीं सकते। अब आप ये कहते हो कि मानव निर्मित है। तो मैंने आपको ये कहा था कि ये किसी साधारण भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नहीं बन सकते, लेकिन ये जो बनाए गए ना, ये नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा बनाए गए हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक, यानी ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में हिंट लेंगे, बाकी तो इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और तत्वों के बारे में और बात खास ये है कि अधिकतर जो तत्व है वो ठोस है, लेकिन उनमें से 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैसें हैं। एक तो लास्ट वाले सारी गैसें हैं, ठीक है। और इसके अलावा 2 तत्व ऐसे हैं, पारा और ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर दोनों ही लिक्विड हैं, जिसमें से पारा जो है वो तो धातु है और ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन Br, ये 35 पर ये अधातु है। ब्रोमीन और मरकरी, ये 2 ऐसे हैं जो लिक्विड हैं, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गैलियम की और सीजियम की, गैलियम और सीजियम ऐसे तत्व है जो तापमान अगर इनका अधिक हो जाए तो ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें तत्वों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये इस लेक्चर में पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इनको अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इनके बीच में अंतर भी देखा। इसके अलावा हमने देखा कि तत्व क्या होते हैं और तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। ठीक, इससे अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि यौगिक क्या होते हैं और यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है। इसके अलावा स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो हमारा बच गया है, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी जस्ट लास्ट अगला जो लेक्चर होगा हमारा, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, उसी के अंदर हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एनसीईआरटी अभ्यास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।